आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें हम लोग आज 3 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। टोटल 9 टॉपिक्स हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। वैसे तो छोटे छोटे ही हैं, बस काउंट में ज़्यादा हैं। एक टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, वो है मिशन कर्मयोगी। अदरवाइज़ सारी चीज़ें बहुत ईजी हैंगी। प्रीलिम स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि हम लोग डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, इसकी अलग से सीरीज़ है जो स्टार्ट हो चुकी है। उस सीरीज़ को देखने के लिए आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे टॉप पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, और मंथली कंपाइलेशन का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेपरेट से कोई वीडियो नहीं बनती हैगी। ये जो डेली न्यूज़ की वीडियो होती है एग्जैक्टली इसी को आप मंथली कंपाइलेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। डेटा टॉपिक्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ सीक्वेंस है जो आगे पीछे होती हैगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कंटेंट याद रखना है, आपको सीक्वेंस याद नहीं रखनी हैगी। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल का एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। 2 सितंबर को हमारे पास 7 टॉपिक्स थे, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक था वो था हमारा इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और जो हमारा जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है ना, आईसीजे, ध्यान देना आईसीजे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। तो इन्होंने भी कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है। जो प्रशांत भूषण जो हमारे इंडिया के जो लॉयर हैं, क्रिमिनल, उनके ऊपर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जो है एक ह्यूमन राइट्स की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, इसके अंदर इसका सिंपल सा फंक्शन होता है कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना इस लॉ के तहत। इनके हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। इन्होंने ये कहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो साइनिंग किया हुआ है ना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, तो इन्होंने कहा है कि ये जो कन्विक्शन आपने दिया है प्रशांत भूषण के केस में, ये हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना उसके साथ कन्वीनियंट नहीं है, इतना कंसिस्टेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारी फॉर्म्स में इसका एक चिलिंग इफेक्ट होगा, किस तरीके से इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। चिलिंग इफेक्ट को लीगल टर्म्स के अंदर अगर हम बोलते हैं तो डिस्करेजमेंट होता है। उन्होंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे राइट्स हैं, फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन ऐसी है कुछ जगह पे जहाँ पर उसको रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर इतना स्कोप ओपन होना चाहिए कि उसको जस्टिस के लिए भी एक्सेस मिले। फिर हम लोगों ने बात की थी कि ICCPR क्या होता है। ये एक ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। 1976 से ये स्टार्ट हुई थी। NCRB की एक रिपोर्ट आई थी एक्सीडेंटल डेथ्स के ऊपर और सुसाइड के ऊपर। NCRB होता है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ओवरऑल जो डेटा है उसमें ये देखा गया है कि 2018 से लेके 2019 के अंदर सुसाइड्स और एक्सीडेंट दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स की, तो ईयर 2018 में 1,34,516 थे और ईयर 2019 में 1,39,000 हो गए थे। तकरीबन 4,600 के आसपास का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। फिर ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये भी 2.3% तक इंक्रीज़ हुए हैं। NCRB क्या है? NCRB मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंडर सेटअप हुआ था 1986 के अंदर। ये एक डेटा का रिपोजिटरी है इन्फॉर्मेशन का, स्पेशली क्राइम और क्रिमिनल से लेकर, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उन लोगों को हेल्प मिल सके। नेशनल पुलिस कमीशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स है उनकी रिकमेंडेशन पर NCRB को सेटअप किया गया था। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल जो होती हैं, सारी टेलीकॉम कंपनीज़ होती हैं, इनको 10 साल का टाइम दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ और जजमेंट उन्होंने दी है कि करंट जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को टोटल जो ड्यूज़ हैं 31 मार्च तक इनको 10% पे करना है। वैसे ही इनको हर साल 7 फरवरी या फिर उससे पहले अपने ड्यूज़ को पे करना होगा। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि इनको 3 मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा जो AGR था वो पे करना था। AGR होता क्या है? AGR होता है कि जो भी आपकी लाइसेंसिंग फ़ीस हो रही होती है या फिर जो भी आप स्पेक्ट्रम यूजेस ले रहे हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक चार्ज रखती है हर एक कंपनी का। स्पेक्ट्रम यूजेज मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हो, एंड बहुत सारे चार्ज। तो उसमें से स्टार्टिंग में तो होता ये था कि लाइसेंसिंग की फ़ीस ली जाती थी हर एक से और लाइसेंसिंग का रिन्यूअल भी होता था। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको रिप्लेस कर देते हो और आप हमसे रिवेन्यू शेयरिंग कर लो, जितनी आप अर्निंग कर रहे हो वो आप हमसे शेयर कर लो। वो कंपैरेटिवली बेटर इसलिए होता है क्योंकि एक तो पहली बात कि अगर आपका रिवेन्यू कम होगा तो हम आपसे कम शेयर लेंगे, ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा शेयर लेंगे। लेकिन लाइसेंसिंग फ़ीस जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो उनके ऊपर टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर एक बर्डन होता था। उनको लगता था कि हमारा रिवेन्यू तो हुआ नहीं है लेकिन लाइसेंसिंग फ़ीस हमको इतनी देनी है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके AGR में कन्वर्ट कर दिया था।
कतारी लेबर लॉ, कतर जो कंट्री है उन्होंने अपने लेबर लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपना मेजर जो कफाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया है। चेंजेस उन्होंने इसलिए क्योंकि अभी 2022 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा कतर, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे लेबर्स होंगे जो काम करेंगे और बहुत सारा इमिग्रेशन अभी भी होगा लेबर्स का। तो उन सब के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने लेबर लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं। कफाला सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश कर दिया है। कफाला का बेसिक सिस्टम होता था, मतलब अरबिक लैंग्वेज में मीनिंग होता है गारंटी करना, टेक केयर करना। इसमें एक सिस्टम में ये होता था कि कोई भी जो वर्कर आएगा ना, उसको एक पर्टिकुलर कफ़ील होता था, कफ़ील बोलते हैं उस वर्कर का स्पॉन्सर, ठीक है ना, वो उसके अंडर एक तरीके से रिजर्व हो जाता था, उसके बिना वो किसी और कंपनी में शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर उसने उसके अगेंस्ट, उसकी परमिशन के अगेंस्ट जाना तो उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी जो सिस्टम इन्होंने कर दिया है वो है कि अगर आपने 1 साल किसी के अंडर काम किया है तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होगा, या फिर 2 साल तक किया तो आपने 2 महीने, उससे ज़्यादा किया तो आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। और आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि अपनी कंपनी वगैरह को चेंज करने के लिए, क्योंकि कफाला सिस्टम को बहुत बार मॉडर्न डे स्लेवरी के नाम पे भी टैग किया गया था। इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट्स इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पॉलिसी वगैरह होती है कि उन सब के अंदर एक टाइप का प्रोडक्ट होता है। वो 2001 से 2012 तक मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था। बेसिकली IRDAI ने, जो कि हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका रिटर्न जो है ना ये अच्छा नहीं मिल रहा है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक ने कंप्लेन की थी उसके रिगार्डिंग। लेकिन ये जो अभी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने दोबारा से बात की है, उसी के रिगार्डिंग एक कंपनी सेटअप की, एक कमेटी बिठाई गई है, ठीक है, जो इस पूरे के पूरे इंडेक्स लाइंड ग्रुप को एग्जामिन करेगी। ग्रीन टर्म एड मार्केट, एक तरीके का मार्केट हम लोगों ने क्रिएट किया है जहाँ पर पावर का परचेज सेल और परचेज होगा, स्पेशली ग्रीन एनर्जी का, ठीक है। बायलेटरल होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होंगे सोलर और नॉन सोलर दोनों टाइप की एनर्जी के ऊपर होंगे, डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यहाँ पर। इसका जो मेन बेनिफिट होने वाला है वो ये होगा कि ऐसे जो स्टेट्स होते हैं ना जिनके पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती हैगी, ठीक है ना, उनको इंसेंटिवाइज़ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर वो अपनी एनर्जी ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाएगा। प्लस में इस ऐसा जब एक प्लेटफॉर्म होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाएगा सेल परचेज़ के लिए, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ता है तो अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, अच्छे प्राइसेस मिलते हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिया का टारगेट है ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे 175 गीगावाट तक जनरेट करना बाय 2022, और इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का भी 2016 का भी सिग्नेटरी है। फिर हम लोगों ने बात की थी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो यूपी की गवर्नमेंट है उनको ऑर्डर दिया था कि आप लोगों ने डॉक्टर कफील खान के जो ये NSA लगा रखा था ये बिल्कुल इलीगल है और आप इसको अब एक्सटेंड नहीं कर सकते। डॉक्टर कफील खान ने CAA को लेकर, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसको लेकर असम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक हेट स्पीच कह सकते हो, मतलब बोला, पुलिस ने ये बोला था कि उन्होंने एक हेट स्पीच दी थी इसलिए उन्होंने उनके ऊपर NSA लगा दिया था। NSA क्या होता है? एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपको गवर्नमेंट को लगता है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उस इंसान को डिटेन कर लिया जाता है। इस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1980 के अंदर, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बहुत सारी ड्रैकोनियन है, बहुत सारा स्ट्रिक्ट होता है। पहली बात तो ये कि आपको तकरीबन 12 महीने तक आपको एक ऐसे पीरियड में रख सकते हैं डिटेन करके, ठीक है ना, और कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस होगी वहाँ पर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि 10 दिन तक आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपको डिटेन क्यों किया, आपका चार्ज क्यों डिटेन किया गया है, ठीक है। और मतलब 12 महीने तक आपको ऐसे रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई बिना चार्ज लगाए आपको डिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है ना। लॉयर वगैरह का एक्सेस आपको नहीं मिलता है इस चीज़ के अंदर, इसलिए काफ़ी मतलब एक तरीके का बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है। इस लॉ की शुरुआत हुई तकरीबन 1818 के अंदर। उसके बाद हमारा 1919 में जो रॉल एक्ट आया था वो सब इसके बेसिस हैं इस एक्ट के। फिर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जिसके सामने आपको पेश किया जाता है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल अरेस्ट के रिगार्डिंग, तो नॉर्मल अरेस्ट में आपको बेल का यानी कि ज़मानत का हक होता है, लॉयर को एक्सेस करने का हक होता है, आपको बताना पड़ता है हम लोगों को, गवर्नमेंट को, ये आपको ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन NSA के अंडर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको बिल्कुल ही एक स्ट्रिंजेंट लॉ, एक ड्रैकोनियन लॉ के रूप में देखा जाता है। 3 सितंबर को हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है श्री नारायण गुरु, देन मिशन कर्मयोगी, थर्ड is merchandise exports from India's schemes, fourth is Red Bull's plea on the trademark rejected, fifth is Global Innovation Index, sixth is ban on Chinese mobile apps, seventh is an entrepreneurs in residence program, eighth is state to declare 600 acres of RA as reserve forest, and ninth is special frontier force.
पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर 1 के अंडर आता है, श्री नारायण गुरु, एंड दिस इज़ अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनैलिटीज़। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था अय्यन काली का, ठीक है ना। उनके गुरु थे श्री नारायण गुरु, तो दोनों ही गुरु शिष्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही आसपास। कंटेक्स्ट क्या है, इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी है श्री नारायण गुरु की, जो कि 2 सितंबर को ऑब्जर्व की गई थी। श्री नारायण गुरु कौन थे? 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1928 में इनकी डेथ हुई थी। एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि एक समाज सुधारक थे। उनको जो क्रेडिट दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने जो सोशल फैब्रिक था ना केरला का, यानी कि जो समाज के ऊपर जो एक कवर चढ़ा हुआ था केरला के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की थी। उन्होंने केरला के लोगों की जो बिलीफ सिस्टम था, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया था एक बहुत ही अनइमेजिनल वे में, यानी कि उस समय कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। एजवा फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटीज़ वर रिगार्डेड एज अवर्ण। अवर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण मतलब होता है कि आपको कैटेगराइज कर देना, और अवर्ण का मतलब कि आपको कैटेगरी से ही बाहर रख देना। तो एजवा फैमिली के अंदर जन्म हुआ था जहाँ पर इनको अनकैटेगराइज कंसिडर किया जाता था, तो इन्होंने बहुत सारा सोशल इनजस्टिस फेस किया था, ठीक है। फिर इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स देख लेते हैं हम लोग एक बार। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाई थी केरला के अंदर, जहाँ पर इन्होंने कास्टिज्म को, जातिवाद को रिजेक्ट किया था और कुछ नई वैल्यूज़ थी जो स्पिरिचुअल फ्रीडम की और सोशल इक्वालिटी की, उनको प्रमोट किया था। उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि ये जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं ना, इनको अपने ही एफर्ट के थ्रू टेम्पल्स वगैरह एस्टेब्लिश करके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके, उनको ज़रूरत है कि उनका स्पिरिचुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट हो। और इसी प्रोसेस के अंदर उन्होंने जो फंडामेंटल हिंदू कल्चर के जो कुछ कन्वेंशन होते हैं ना कास्ट का, उसके सुपरस्टिशंस को डिनाउंस कर दिया था, त्याग दिया था। उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी की जो वननेस होती है ना, जो एकता होती हैगी, एकता मैं कहूँगा शायद यूनिटी होती हैगी। वननेस की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप में एक हो जाना, ठीक है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा प्रीच किया था। प्रीच करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रचार करना, ठीक है ना, जहाँ पर आप कास्ट और क्रीड की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके बात करते हो। 1888 के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट था अरावीपुरम मूवमेंट। उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने जो लॉर्ड शिवा हैं, भगवान शिव हैं, उनकी एक आइडल को, एक मूर्त को अरावीपुरम केरला के अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। तो उनका ये एफर्ट था कि ये एक मोनोपोली है सिर्फ ब्राह्मण्स को, सिर्फ ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनको इस एफर्ट से उन्होंने अपनी एक सोसाइटी के अंदर एक इमेज चेंज कर दी थी कि जो कॉन्सेक्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये कोई भी कर सकता है। कॉन्सेक्रेशन वैसे क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप समझो तो हिंदी में कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। एक पर्टिकुलर मूर्त के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठित करते हो, ये रियल में होता है। और वैसे तो इसको मतलब जनरली आप देखोगे कि किसी भी मंदिर के अंदर जाके आप कोई भी मूर्ति लगा देते हो, कोई भी आ जाएगा। बहुत बार लोग किसी मिनिस्टर को इनवाइट कर लेंगे कि चलो मंदिर का इनॉग्रेशन करना है, मिनिस्टर से इनॉग्रेशन करवा लेते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो पर्टिकुलर स्टैच्यू वगैरह होता है ना, उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं, ठीक है ना, लाइफ फोर्स एनर्जी डाली जाती है। ये कोई बहुत ही सिद्ध कोई गुरु होता है जिसके पास सिद्धियाँ होती हैं, या फिर कोई एनलाइटेंड होता है ना, ये वही कर सकता है, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अब तो ये एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे केदारनाथ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अय्यप्पा के कुछ टेम्पल्स हैं केरला के अंदर, ठीक है। उनमें जो स्टैचूज़ हैं ना, वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनके अंदर रियल में लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो वो मूर्ति जो है वो जीवित हैं, वो डेड नहीं है वो मूर्तियाँ। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए समझना आसान होगा जो अध्यात्म के पथ पर हैं, ठीक है, जिन्होंने इन चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक टेम्पल के अंदर उन्होंने कलवन कोड को कॉन्सेक्रेट किया था, ठीक है ना। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि आइडल, यानी कि आइडल मतलब मूर्ति की जगह उन्होंने मिरर्स लगा दिए थे। तो उनका एक सिम्बोलिज्म ये था कि जो डिवाइन होता है ना, जो दिव्यता होती है कि वो खुद के अंदर होती है। उन्होंने कलाडी के अंदर अद्वैत आश्रम की भी फाउंडिंग की थी। अद्वैत मठ का मतलब क्या होता है? अद्वैत, द्वैत मतलब होता है ड्यूअलिटी, ठीक है। और अद्वैत होता है जहाँ पर ड्यूअलिटी नहीं होती, सिर्फ सेल्फ होता है, वननेस होता है। तो एक ऐसे एक आश्रम है जहाँ पर इस नॉलेज को प्रीच किया जाता है। प्लस उन्होंने एक वायोकॉम सत्याग्रह था, ठीक है, उसको भी सपोर्ट किया था, जिसका एम था कि ट्रेवनकोर के अंदर जो लोअर कास्ट होते हैं उनकी एंट्री करवाई जाए। महात्मा गांधी ने इसी समय पर, इस वायाकॉम सत्याग्रह के टाइम पर ही उनसे मुलाकात की थी।
वायाकॉम सत्याग्रह क्या था? ये 1924 से 1925 तक चलने वाला एक सत्याग्रह था, ठीक है ना। और इसको जो मेन लीडर थे, मेन जो इसको चलाने वाले थे, वो थे टी.के. माधवन। ये नाम काफ़ी पॉपुलर है, आपको मालूम होना चाहिए। टी.के. माधवन थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। वायाकॉम सत्याग्रह का जो एक सिंपल सा जो एम था कि ये लोग अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। इनका एम था कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए इनको फ्रीडम सिक्योर करनी है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स थे, ठीक है ना। बहुत सारे लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्य के कामों में इन्होंने अपना योगदान दिया था। उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल था वो था आत्म उपदेश षटकम, आत्म उपदेश षटकम, जो उन्होंने 1897 में ही कंपोज कर दिया था। कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? अराविपुरम मूवमेंट, अद्वैत आश्रम, वायाकॉम सत्याग्रह, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंट लीडर्स हु मेट श्री नारायण गुरु। इम्पॉर्टेंट लीडर्स में थे जैसे रामन्ना महर्षि थे, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो श्री नारायण गुरु से मिले थे। और आत्मोपदेश शतकम, आत्म उपदेश। नाउ वी हैव मिशन कर्मयोगी। ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वहाँ पर ये टॉपिक कवर होता है। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत बार यूज़ हो रहा होता है। जनरली आप किसी चीज़ के अंदर कुछ स्किल्स रिटेन करना चाहते हो, किसी को ट्रेन करना चाहते हो, कुछ ऑब्टेन करना चाहते हो, कुछ नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हो किसी के अंदर, उसको आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम मिशन कर्मयोगी है, अब कर्मयोगी जो शब्द है ये भगवत गीता से लिया गया है। कर्मयोगी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सेल्फलेस मोड में कर्म करता रहता है। सेल्फलेस मोड का मतलब वो ये नहीं देखता कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, वो ये देखता कि सिचुएशन की डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग बस वो काम करता चलता है। ये बात, इस थॉट को त्याग कर कि इससे मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे कर्म योगी योद्धा देश के बनाने के लिए स्पेशली जो सिविल सर्विसेज हैंगे। अब सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस वगैरह हैं, ये सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं। वो सारे के सारे लोग जो स्टेट लेवल पे काम करते हैंगे। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम करके जनरली आपको ग्रेड ए और बी की जॉब्स मिलती है ना। बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ग्रेड ए और बी की जॉब्स मिलती हैंगी। तो उन सभी के लिए एक नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम होगा। ऊपर से अगर बताना चाहूँ तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है IGOT करके। ये प्लेटफॉर्म तो पहले क्रिएट कर दिया गया था, इसके अंदर कोविड-19 के अंदर भी हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। प्लस में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पर PM का एक काउंसिल होगा, उसके नीचे एक कमीशन होगा, उसके लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होगा, ठीक है ना। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के अंडर ये IGOT आएगा। ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग की जाएगी, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ठीक है ना। एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप जहाँ हैं वहीं पर आपको टाइम पर ट्रेन किया जाएगा, टाइम पर नई नॉलेज आपके अंदर इम्पार्ट की जाएगी, ठीक है। तो आसान भाषा में समझ चुके होंगे आप, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इसका अप्रूवल दे दिया है। एक नया नेशनल लेवल का आर्किटेक्चर है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तार रूप से रिफॉर्म है, बदलाव लाने के लिए कि जो भी हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का अपरेटस होता है, किसी एक इंडिविजुअल का हो गया या इंस्टीट्यूशन का हो गया या किसी प्रोसेस का हो गया, तीनों में से किसी भी लेवल के ऊपर, ताकि आप एफिशिएंट मैनर के अंदर पब्लिक सर्विस को डिलीवर कर सकें। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क में चीज़ें कैसे हैंगी, थोड़ा सा आप उसके ऊपर नज़र डाल लीजिए। सबसे पहले उसके अंदर आता है हमारा सबसे टॉप पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा PM का HR काउंसिल। PM का HR काउंसिल है तो उसके चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, ठीक है ना। इनका सिंपल सा काम क्या होगा, ये जितने भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्लान्स होंगे ना, इनको अप्रूव भी ये PM HR काउंसिल करेगा और इनकी मॉनिटरिंग भी यही करेगा। अब उसके नीचे आते हैं दो चीज़ें बेसिकली, ठीक है। एक आता है एक कैपेसिटी बिल्डिंग का कमीशन और एक साइड में आ जाएगा एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का काम क्या होगा, ये उस पूरे के पूरे प्लान्स के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा,
ठीक है ना। फैकल्टी वगैरह क्या होंगी, सोर्सेज वगैरह क्या होंगे, सुपरवाइजरी रोल क्या होगा, जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सुपरवाइजरी रोल क्या होगा। अब सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, आपका लबासना टाइप का हो गया कि भाई इनका क्या रोल रहेगा इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फिर हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है ना। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो IGOT है, ये उसको ओन करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, ताकि उसके अंदर वर्ल्ड क्लास का कंटेंट ही जनरेट कर सके। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक टाइप की कंपनी को ही सेटअप करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ हर एक चीज़ के अंदर। पहले मैं ये तीनों ही चीज़ें बता देता हूँ। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जिसको हेड करेंगे कैबिनेट के सेक्रेटरी। अच्छा, कैबिनेट के सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में मैंने रिसेंटली आई थिंक कुछ लास्ट वीक के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लास्ट जो मैंने सवाल पूछा था लास्ट वीडियो में, बहुत सारे लोगों ने मुझे उसमें कमेंट करके उसका आंसर दिया था। तो देखने को लगता है कि हाँ, कितने सारे लोगों को कितनी सारी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों ने एक वर्ड में आंसर देते हैं, कुछ लोग डिटेल में बताते हैं। जब आप ऐसे टाइप करके कमेंट में आंसर करते हो ना, ट्रस्ट मी वो आपको याद रहता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में ये क्या पोजीशन होती है, इसका क्या रोल होता है इंडिया के अंदर, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। और कहीं ना कहीं इसका क्या कनेक्शन होता है सिविल सर्विसेज से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो 3 डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाए हैं ना, ये जो PM का जो HR काउंसिल है, उसके बाद ये कमीशन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, और ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, ये क्या है। सबसे पहले हम लोग PM के ये जो पब्लिक HR काउंसिल होगा ना, इसको देखते हैं। अब इसके अंदर यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है ना। चेयरमैनशिप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ही रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे एमिनेंट पब्लिक के HR प्रैक्टिशनर्स होंगे जो कि ह्यूमन रिसोर्स के प्रैक्टिशनर्स होते हैं। थिंकर्स होंगे, ग्लोबल थॉट के लीडर्स होंगे, पब्लिक सर्विस के फंक्शनरीज भी होंगे। अब ये एक एपेक्स बॉडी होगी। एपेक्स बॉडी मतलब क्या होती है, जो टॉप क्लास बॉडी होती है, सबसे टॉप पे जो बॉडी होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स कोर्ट है, टॉप पे जो कोर्ट है। यहाँ से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दी जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करेगा। इसके नीचे हम लोगों ने बात की थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग का कमीशन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये PM के HR काउंसिल को असिस्ट करेंगे उनके जो एनुअल प्लान होंगे उनका अप्रूवल देने के लिए। अभी ऊपर से प्लान बन के तो आ जाएगा, फिर इस कमीशन का काम होगा ये अप्रूव करना कि क्या ये जो प्लान है वायबल है या नहीं है, ठीक है। फंक्शनल सुपरविजन करेंगे जितने भी हमारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। हार्ड लर्निंग रिसोर्सेज को ये क्रिएट करेंगे, शेयर करेंगे। इंटरनल फैकल्टी कौन हो सकती है, एक्सटर्नल फैकल्टी कौन हो सकती है, रिसोर्स सेंटर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इन सब पे काम करना। ऑलराइट, पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको सुपरवाइज करना। कुछ न्यू नॉर्म्स बनाना, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स बनाना कि मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, यानी कि करियर के मिड में भी आपको ट्रेन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ट्रेन किया जाएगा, करियर आपका चल रहा है बीच बीच में भी आपकी ट्रेनिंग होगी सभी सिविल सर्विसेज की। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। फिर हम लोगों ने बात की थी कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करेंगे। अब ये एक तरह की कंपनी होगी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर इसको सेटअप किया जाएगा। इस एक्ट का जो सेक्शन 8 होता है वो बोलता है कि सेक्शन 8 के अंदर अगर कोई कंपनी सेटअप होती है तो वो नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी होती है। ये मैनेज करेंगे IGOT के कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को अभी ऊपर बताऊँगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करेगा और ऑपरेशनलाइज करेगा जो भी कंटेंट होगा ना हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको, ठीक है, उसको मैनेज करना, उसके रिगार्डिंग उसका वैलिडेशन देना। ऑलराइट, प्लस में जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, वो सारे के सारे भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा ही ओन किए जाएंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है क्या। इसका काम होगा इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। देखो कोविड-19 के दौरान ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म जो था ये ऑपरेशन हो चुका था। तकरीबन 12 लाख के आसपास लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। इसमें कोर्सेज होते हैं, फिर उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी डिलीवर किए जाते हैं। एक ही बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है ताकि ऑलमोस्ट 2 करोड़ ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के अंदर उनको ट्रेन किया जा सके, ठीक है। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट और वर्ल्ड क्लास की मार्केट प्लेस होगी कंटेंट जिसको क्यूरेट किया जाएगा, जहाँ पर डिजिटल ई लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा
बहुत सारे सर्विस मैटर्स होते हैंगे, जैसे कि कन्फर्मेशन होना प्रोबेशन पीरियड के बाद, डिप्लॉयमेंट होना, वर्क असाइनमेंट, वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन करना, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही किए जाएंगे। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर तो आपको डेफिनेटली IGOT प्लेटफॉर्म का कोई यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। यहीं से आप अपना पूरा का पूरा जो वर्क लाइफ होगी आपकी, जो करियर की, वो आप यहाँ से मैनेज करोगे। ऑलराइट, तो ये है मिशन कर्मयोगी। अब इसमें ये सारे के सारे कौन इसको IPR को करेगा, ऑपरेट, कोऑर्डिनेशन यूनिट, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। ये टॉपिक हमारा कवर होता है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्यों न्यूज़ में है, एक लिमिट इम्पोज कर दी गई है कि कितने टोटल रिवार्ड दिए जाएंगे अंडर MEIS स्कीम। MEIS स्कीम क्या होती है ये जान लो एक बारी में। देखो क्या होता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ रिवॉर्ड्स देती है किसी पर्टिकुलर कंपनी को कि वो कितना एक्सपोर्ट करती है इंडिया से बाहर। ठीक है, मान लो एक कंपनी A है, इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना कुछ रिवॉर्ड देगी। मान लो इस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 1000 रुपये का इन्होंने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इनको उस 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये के कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देगी। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे आपको उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स गवर्नमेंट देगी। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना ये एक स्क्रिप्ट्स के अंदर दिए जाते हैं, DC स्क्रिप्ट्स आप इनको बोल सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। अब इसमें हुआ क्या है कि ये जो 100 पॉइंट्स है ना इनका क्या यूज़ होगा, जब भी इनको कोई गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह कुछ पे करना होगा ना, किसी भी तरीके का टैक्स वगैरह टाइप का चीज़ें कुछ पे करनी होगी, उसमें ये इन रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ करके इतना रिड्यूस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इन लोगों को जो टैक्स पे करना था वो तकरीबन 200 रुपये का पे करना था, लेकिन अब इनके पास 100 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स आ चुके थे, तो इनको सिर्फ और सिर्फ 200 में से 100 रुपये ही गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर पे करने होंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही है, फिर गवर्नमेंट क्यों इनसे टैक्स वगैरह कम कलेक्ट कर रही है, ताकि लोगों के अंदर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने की एनकरेजमेंट मिले, प्रमोशन हो इस बात की, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करें। इस थॉट को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, अब जो लिमिट्स प्रपोज की गई हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको देख लेना चाहिए चेंज का। जो टोटल रिवॉर्ड है विच मे बी ग्रांटेड एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के होल्डर के ऊपर। अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर क्या होता है, ये वही होता है कि जो इंसान पर्टिकुलर बाहर प्रमोट एक्सपोर्ट कर रहा होता है, इम्पोर्ट कर रहा होता है, उसको एक कोड दे दिया जाता है। ठीक है ना, ये उन्होंने कहा है कि जितना जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना टोटल रिवॉर्ड, वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। 1/9/2020 से लेकर यानी कि 1 सितंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 मंथ्स के लिए आपको जो रिवॉर्ड होगा ना टोटल वो 2 करोड़ से ऊपर का नहीं जाएगा। ठीक है, और किसी के होल्डर ने अगर इस टाइम पर कोई एक्सपोर्ट नहीं किया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इससे पहले, तो उनको तो कोई अवार्ड मिलेगा ही नहीं, वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये बेसिक चेंज है, तो ये चेंज तो आपसे कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, MEIS स्कीम के बारे में ही आपसे पूछा जाना था। ये जो स्कीम आती है हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आती है कि 2015 से 20 की हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है। जैसे हम लोग बनाते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ, उस तरीके से हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि फॉरेन ट्रेड हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कैसे करेंगे। ठीक है, उसी के अंदर हमारी एक DGFT आता है, जो एक पोस्ट पोजीशन होती है, डायरेक्टर जनरल होते हैं फॉरेन ट्रेड के। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो लॉज होते हैं ना, जो भी हमारे फॉरेन ट्रेड के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के, उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। ये एक एजेंसी ही होती है एक टाइप की। ठीक है, और तो MEIS जो है ये हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है। ये वन ऑफ द 2 स्कीम्स होती है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। ठीक है, दूसरी जो स्कीम है उसका नाम होता है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब जब मैंने आपको बोला था ना कि ये रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। जो भी एक्सपोर्टर होते हैं उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं। MEIS को नोटिफाई कौन करता है, DGFT करता है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ऑब्जेक्टिव क्या था स्ट्रीम का, इस स्कीम का? मैंने आपको बता दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज होती हैं, एसोसिएटेड कॉस्ट होती हैं कि एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारा हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वगैरह को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करना, एनहेंस करने के लिए होता है। जब MEIS स्कीम आई थी तो इसने 5 दूसरी ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स थी, इसी टाइप की इंसेंटिव। ये अब आप जो ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप्ट दे रहे हो ना, आप वो क्या दे रहे हो? आप इंसेंटिव ही तो दे रहे हो ना कुछ। तो कुछ पहले थी, पिछली वाली जो पॉलिसी थी उसके अंदर 5 स्कीम्स थी, उन पाँचों स्कीम्स को इसने रिप्लेस कर दिया था MEIS ने। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव स्कीम नोटिफाइड बाय, इम्प्लीमेंटेड बाय दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट DGFT मैंने सारे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेड बुल ने एक प्ली डाली है ट्रेडमार्क के ऊपर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये टॉपिक हमारा कवर होता है IPR रिलेटेड इश्यूज़ में। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशू में। प्ली वर्ड का मतलब क्या होता है? प्ली अगर हम देखो तो कोई एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर रिक्वेस्ट होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जो देखो इनका इशू क्या था कि जो रेड विंग्स है ना, इनका एक ट्रेडमार्क है जिसका नाम है गिव यू विंग्स। अब ये इनकी ड्रिंक के साथ बहुत तरीके से एसोसिएट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल और ह्यूमन एक्वायरिंग विंग्स आफ्टर द कंजप्शन, यानी कि इस ड्रिंक को कंज्यूम करके, रेड बुल की जो ड्रिंक आती है ना, उनका ये कहना है कि इस ड्रिंक को कंज्यूम करके ह्यूमन्स बीइंग को ऐसा फील होता है जैसे उनके पंख लग गए, वो उड़ने लगे होंगे। तो इनका ये जो टैगलाइन है ना, ये बहुत तरीके से एसोसिएट करता है गिव्स यू विंग्स। उसी के साथ में ही डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड, उन्होंने भी नवंबर 2001 में एक अपनी टैगलाइन इशू की थी जिसका नाम था योर विंग्स टू लाइफ। तो रेड बुल का ये कहना है कि भैया इनका ये जो ट्रेडमार्क है ना, ये बहुत तरीके से हमारे ट्रेडमार्क के साथ सिमिलर है, मैच करता है, तो इसलिए रेड बुल ने इसको कैंसिल कराने की बात की थी। फिर जो IPAB है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो अपीलेट बोर्ड है जहाँ पर आप अपील करते हो, इन्होंने इनकी प्ली को, इनके स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया रेड बुल की को, ये कहते हुए कि किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। और इनको जो स्टेटमेंट था वो ये था कि कहीं पर भी ये डिसेप्टिव नहीं है, किसी भी मैनर में आइडेंटिकल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि योर विंग्स टू लाइफ जो है, जो कि डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज़ का जो ट्रेडमार्क है, उन्होंने कहा ये मेन मार्क नहीं है, ये तो एक सब ब्रांड है अपने आप में, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा ट्रेडमार्क क्या होता है। लेमैन लैंग्वेज के अंदर, लेमैन वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर आसान भाषा में बात करें, एक प्लेन इंग्लिश में बात करें, तो एक विजुअल सिंबल होता है, ठीक है ना। एक वर्ड सिग्नेचर भी हो सकता है, नेम हो सकता है, डिवाइस, लेबल, न्यूमरल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकता है, जो किसी के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, उनको कॉमर्स करने के लिए, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए बाकी उसी तरह के सिमिलर गुड्स से। यानी कि पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, ड्यू वगैरह हो गया, ठीक है, लिम्का हो गया। अब अपने आप में सारे के सारे सिमिलर गुड्स होते हैं ना, लेकिन हर एक का एक ट्रेडमार्क होता है, एक विजुअल सिंबल होता है जो इनको डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। उसी तरीके से आप इनका कॉमर्स करते हो, यानी कि इनका व्यापार बढ़ा सकते हो। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर अगर आपको एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? पहली बात तो आपने जिस मार्क को आपने सेलेक्ट किया है, इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये विजुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि पेपर फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नहीं कि मेरे दिमाग में एक थॉट है, इसको मैं ट्रेडमार्क करना चाहता हूँ, उसको नहीं कर सकते। आपको ट्रेडमार्क जो चीज़ होनी चाहिए वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में वो डिस्टिंग्विश भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू बी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन अंडरटेकिंग फ्रॉम द अदर्स, यानी कि गुड्स में है या सर्विसेज में है, इसकी भी एक डिस्टिंग्विशन होना चाहिए। It should be used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection to the course of trade between the goods and services, and some person have the right to use the mark with or without the identity of that person. गुड्स और सर्विसेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसका क्या इंडिकेशन है, ठीक है ना, वो बहुत हद तक आपके ट्रेडमार्क से रिलेट कर दिया जाना चाहिए, ऑलराइट। और जो कोर्स ऑफ ट्रेड होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है ना, तो कुछ लोगों के अंदर राइट होता है कि भाई आपने एक ट्रेडमार्क को गुड्स के लिए यूज़ किया है, तो क्या दूसरा इंसान सेम ट्रेडमार्क को सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकता है क्या? तो ये डिस्टिंग्विशन भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैंगे।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैंगी, ठीक है ना। साउंड के मार्क्स भी होते हैंगे कन्वेंशनल नोटेशन के लिए, 3D डिज़ाइंस होते हैं, गुड्स होते हैं, शेप ऑफ गुड्स होती है उनकी पैकेजिंग के ऊपर, मोनोग्राम्स हो जाते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं उनके सिंबल्स वगैरह होते हैंगे, ठीक है। लेटर्स और न्यूमरल्स हो गए, और कोई भी नाम वगैरह भी हो सकता है, जनरली लोग अपने सरनेम के ऊपर कर लेते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं आप ट्रेडमार्क में यूज़ कर सकते हो। रजिस्ट्रार कौन होता है, कौन रजिस्टर करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, ये इस पूरे के पूरे ट्रेडमार्क के जो रजिस्ट्री ऑफिसेज होते हैं ना उसको हेड करते हैं, और उनका ये फंक्शन होता है कि वही एक रजिस्ट्रार होते हैं ट्रेडमार्क्स के। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एपेलेट बोर्ड क्या होता है? ये सितंबर 15, 2003 में हम लोगों ने सेटअप किया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी कोई अपील्स वगैरह आएंगी, ठीक है ना, कोई डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट को लेकर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्ट से, ब्रेन से निकली हुई, कोई माइंड से निकला हुआ कोई ऐसा थॉट या आइडिया जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपको बिलोंग करती है, उसको आप पेटेंट करवा सकते हो, ठीक है। और ये जो बोर्ड है ना IPAB जो होता है, ये आता है हमारा इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर। ऑलराइट, 2007 के अप्रैल 2 से लेकर IPAB को ऑथराइज़ किया गया है कि जो भी कोई अपील्स आएंगे ना उनके ऊपर डिसीजन लेना, उनके ऊपर कोई ऑर्डर करना, उनको कोई डायरेक्शन देना, ये सारी की सारी जो पेटेंट कंट्रोलर होते हैं अंडर द पेटेंट एक्ट्स उनके द्वारा एडजुडिकेट की जाएंगी, उनको ऑथराइज़ कर दिया गया है। इसलिए जो सारी की सारी पेंडिंग अपील्स हैं हमारे इंडियन हाई कोर्ट्स की अंडर पेटेंट एक्ट्स, इन सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया था IPAB को। जब ये सेटअप हुआ था ना तो 2007 के अंदर इनको और ज़्यादा पावर दे दी गई थी। तो फिर जितने भी पेटेंट एक्ट्स के अंदर जो भी अपील्स वगैरह थी सारी की सारी IPAB को दे दी कि ठीक है भाई, ये तो सारे के सारे पेटेंट वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चीज़ें ये सारी की सारी आप हैंडल करो। IPAB का जो बेंच होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर एक जो बेंच होता है IPAB का, वहाँ पर एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक टेक्निकल मेंबर होता है। क्वालिफ़िकेशन उसके अपॉइंटमेंट की एज ए टेक्निकल मेंबर वो मेंशन होती हैं उस ट्रेडमार्क्स के एक्ट के अंदर और पेटेंट एक्ट्स के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपके ट्रेड सीक्रेट होते हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट वर्ड को पकड़ो, इंटेलेक्ट वर्ड माइंड से निकल के आता है। जुरिस्डिक्शन की बात करें कि जो भी अपील्स होती हैं फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर टू द PIB मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू विच विद इन विच सच टाइम ऑफ द IPA परमिट्स। ये तो टाइम पीरियड की बात की जा रही है। चलो, IPAB का कॉम्पोजिशन, जुरिस्डिक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ ही लिए सारे के सारे हम लोगों ने। पता है ये ना मुझे बड़ा सुकून देता है, ये जो प्रीलिम्स का लिंक होता है ना इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जब ऊपर कवर हो जाते हैं ना, पता नहीं मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अगर मैं ये सेक्शन ना कवर करूँ ना तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि मैं विजन वाले जो भी न्यूज़ आती है ना डेली उनको भी साथ में कवर कर दूँ। इनमें ना बड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी एक भी अगर एडिशनल आ जाता है ना उसको ढूंढने में और उसके बारे में बताने में ना बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। चलो देखेंगे फ्यूचर में करेंगे कुछ इसका भी, पर अभी तो करते हैं कंटिन्यू। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ हुआ है, इसका 13th एडिशन रिलीज़ हुआ है। ये टॉपिक हमारा कवर होता है साइंस एंड टेक, उसकी डेवलपमेंट्स, उसकी एप्लीकेशन, उसके डेली इफेक्ट क्या होते हैं एवरीडे लाइफ में, अचीवमेंट्स क्या है इंडियंस के साइंस एंड टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के मामले में। GII एक लीडिंग रेफरेंस होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के इनोवेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अभी 13th एडिशन 2020 के अंदर आया है, यानी कि 13 साल पहले 2007 के अंदर पहला एडिशन लॉन्च किया गया था। रिलीज़ कौन करता है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपस में मिलकर इसे को पब्लिश करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, इनसीड है, WIPO है। WIPO जो है यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थीम इस बार की क्या है कि हु विल फाइनेंस द इनोवेशन, ठीक है ना। इट इज़ टाइमली गिवन द ह्यूमन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज जो कि कोविड-19 के ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हुआ है। कंट्रीज़ की रैंकिंग कैसे होती है कि 80 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं जैसे रिसर्च, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल पेटेंट कितना है, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशंस कितनी है, उन सब के बेसिस के ऊपर एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस इस बार कैसी रही है कि इंडिया ने 4 स्पोर्ट्स क्लाइंब किए हैं,
ठीक है, यानी कि 48 पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो 4 स्पोर्ट्स के मतलब पहले कितना था, 52 पे था। जो सेंट्रल और सदर्न एशिया के जो नेशंस हैं उनमें इंडिया टॉप पोजीशन के ऊपर है। अगर हम बात करें कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं तो इंडिया वहाँ पर 3rd नंबर पे रैंक करता है। और जो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि आईसीटी की सर्विस, एक्सपोर्ट्स वगैरह, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स कितने हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के, रिसर्च और डेवलपमेंट में, उन सब के अंदर इंडिया जो है वो टॉप 50 में है। ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर्स हैं ना, इन सब में इंडिया की रैंकिंग टॉप 15 में आती है। अगर हम बात करें कि इंडिया लैग कहाँ पे कर रहा है, लैग कर रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वहाँ पर 75 इस इंडिकेटर में हमारी रैंकिंग है। सबसे अच्छे जो हमारी रैंकिंग आई है वो नॉलेज और टेक्निकल आउटपुट्स के अंदर आई है। तो ये आप बता सकते हो कि कभी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि इंडिया के पास नॉलेज और टेक्निकल आउटपुट्स तो बहुत सारे हैं, मार्केट का सोफिस्टिकेशन भी है, लेकिन इंडिया जहाँ पे लैग करता है वो है क्रिएटिव आउटपुट्स के अंदर, इंस्टीट्यूशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये चीज़ें जहाँ पर इंडिया लैग कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, ये इनोवेटिव रैंकिंग को लीड कर रही हैं। जो रैंकिंग है वो स्टेबिलिटी दिखाती है, टॉप के ऊपर बहुत ही ग्रेजुअल है, उसका एक ईस्टवर्ड शिफ्ट है कि जिसका लोकस इनोवेशन में है। क्योंकि जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन्होंने कंसिडरेबली एडवांस किया है इनोवेशन रैंकिंग के अंदर ओवर द ईयर्स। तो ये है हमारा ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, पहला एडिशन कब हुआ था, थीम क्या है, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, ग्लोबल परफॉर्मेंस क्या है, टॉप 10 कंट्रीज़ क्या है। टॉप 10 कंट्रीज़ लिखा हुआ है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं करने की। आपको जो मेजर किसी भी इंडेक्स में जो कंट्रीज़ का देखना होता है ना, एक तो आपको इंडिया का देखना होगा, इंडिया से एसोसिएटेड आप क्या देख सकते हो, चाइना का देख सकते हो और यूएस का देख सकते हो, पाकिस्तान का देख सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत रहता है। रशिया का आप चाहो तो देख सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है रशिया का, लेकिन ऐसा। और उसके साथ में किसी भी इंडेक्स में टॉप 3 रैंक्स किसको मिले हैं और बॉटम के 1 और 2 रैंक कितने मिले हैं, बस इतना ज़रूरी है। टॉप 10 कंट्रीज़ का कोई पॉइंट नहीं है आपको जानने का। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। बैन ऑन द चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स, ये तो आप लोगों ने सबको पता चल ही गया होगा। ठीक है, चैलेंजेस क्या है हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी को थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल होता है इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर, और बेसिक्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के। देखो ना, डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट टॉपिक्स गिवन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो 118 चाइनीज़ मोबाइल की ऐप्स को हम लोगों ने बैन कर दिया है। किसने बैन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बैन किया है। कैसे बैन किया है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 है ना, उसके अंदर कुछ पावर होती है, उसको इन्वॉक करके फिर कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स होते हैं कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के लिए ब्लॉक कर देना उसका एक्सेस, ये रूल्स 2009 में मेंशन्ड है। इन सब के अंदर रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं। एमरजेंट नेचर क्या है थ्रेट्स की, ठीक है ना, उस सबको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं क्यों ब्लॉक किया गया है। तो ऐसा कुछ बताया गया था कि ये जो ऐप्स थी ना, ये इंडिया की कुछ जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बनी हुई थी, ठीक है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज थी, ठीक है, जहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर थ्रेट हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए इसके अंदर कि ये नेसेसरी क्यों था। गवर्नमेंट को बहुत सारे कंप्लेंट्स आई थी बहुत सारे सोर्सेज से, जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट थी कि किस तरीके से इन ऐप्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको इंडिया के बाहर जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अनऑथराइज मैनर के अंदर, ठीक है ना, स्टील किया जा रहा है डेटा को, सरप्टिशियसली या मतलब चोरी छुपे से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब जो कॉम्प्लिकेशन है उस डेटा का, उसकी माइनिंग, उसकी प्रोफाइलिंग बाय ऑल दीज एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू, यानी कि जिस तरीके से इन डेटा को कंपाइल किया जा रहा है, इनकी माइनिंग की जा रही है, इनको प्रोफाइल किया जा रहा है, ये कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, कंट्री के डिफेंस के लिए। तो इसी तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनके पास एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, ठीक है ना, उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको, कि इन पर्टिकुलर ऐप्स को बैन कर दिया जाए। इससे पहले भी इंडिया ने बहुत सारी ऐप्स बैन की थी, जिसमें टिकटॉक भी बैन हो गया था, ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, याद ही होगा। तो ये 3rd राउंड था बैन्स का, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेंट्रल का जो लेटेस्ट मूव आता है इन द बैकड्रॉप ऑफ, बेसिकली अभी जो LAC के ऊपर जो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्स्टेंटली जो हमारा मुठभेड़ होता जा रहा है वहाँ पर, उसमें मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स का कोई फ़ायदा हुआ नहीं था।
मैंने 1 सितंबर को आप लोगों को बताया था पूरा का पूरा चाइना के साथ जो पेंगोंग लेक के ऊपर अभी क्या चल रहा है, एलएसी कहाँ है, एलओसी वगैरह सब कुछ होता है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो पिछले कुछ 4 मंथ से जो चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो कोशिश कर रही है अपनी बाउंड्री को इंडिया के लद्दाख एरिया में शिफ्ट करने की। सेक्शन 69A क्या होता है आईटी एक्ट का? सेक्शन 69A जो आईटी एक्ट का ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स का, कंप्यूटर रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो कंट्री के डिफेंस में ध्यान में रखते हुए उसको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट में मेंशन होते हैं। सेक्शन 69A क्या होता है, ICCC क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, फंक्शन क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, LAC चाइना के साथ है, LOC पाकिस्तान के साथ है। चुसूल वैली क्या है, ये सब मैंने आपको ना 1 सितंबर में पूरा का पूरा जो पेंगोंग लेक का था मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था, वहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। 1 सितंबर का लास्ट टॉपिक था, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो, वरना आपको ये मालूम ही होगा, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है बहुत टफ है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर ली है, आप 1 सप्ताह भी आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली है, तो इतना आइडिया आपको हो गया होगा। ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसको आप I4C के नाम से जानते हो। ठीक है, इसको 415 के बजट में प्रिपेयर किया गया था। साइबर क्राइम को लेकर के ये एक नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिंग पॉइंट है यहाँ से, जो हैंडलिंग करता है, रिस्पॉन्सिबल पॉइंट होता है। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और रिसर्च एक्टिविटीज़ को लेकर कंट्री के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, फॉरेंसिक टूल्स क्या हैं, अकेडमिक के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडिया में, अब्रॉड में कैसे उन सब के साथ कोलैबोरेट करना, ये सारे के सारे इसके काम आते हैंगे। साइबर स्पेस का मिसयूज़ होने से इसको रोकना, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट वगैरह इसका नुकसान ना पहुँचाएं, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ अमेंडमेंट्स बताना साइबर लॉज के अंदर, ठीक है, किस तरीके से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए साइबर लॉज में आपको अमेंडमेंट करवाना है। वो सब रिकमेंडेशंस कौन देता है? I4C देता है। जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती है इम्प्लीमेंटेशन की, जो हमारा MLAT होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़, और बाकी कंट्रीज़ के साथ साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उन सब के बारे में कोऑर्डिनेट करना, उन सब के ऊपर काम करना। अब इसके कुछ कंपोनेंट की कुछ स्कीम्स होती हैंगी, डिटेल में तो इनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक हल्का आइडिया आपको ज़रूर दे दूंगा। जैसे थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट होती है, एक साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग होती हैगी, एक प्लेटफॉर्म होता है जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का, NCFL होता है, साइबर क्राइम की फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, ट्रेनिंग सेंटर है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, साइबर क्राइम का रिसर्च और इनोवेशन सेंटर है। इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें ये होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपको देखना चाहो तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पर मेंशन्ड है सारे के सारे डिटेल में, बट इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम, EIR प्रोग्राम। ये भी हमारा साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स वाले टॉपिक में आता है। देखो, 1-2 दिन पहले हम लोगों ने एक चुनौती करके भी एक कुछ पढ़ा था ना, CHAUNATI, चुनौती करके भी एक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था, वहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में ही बात की गई थी। ठीक है, EIR प्रोग्राम क्या होता है? ये निधि के अंदर आता है। निधि की फुल फॉर्म होती है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग द इनोवेशंस, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इस प्रोग्राम का एम क्या है कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, और जिनके अंदर कोई पोटेंशियल होता है कि भाई ये फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हैं, जिनके पास एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी का बिजनेस आइडिया होता है, ठीक है ना, उनको सपोर्ट करना। ओवर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स इनको सब्सिस्टेंस ग्रांट दिया जाएगा 30,000 पर मंथ का, और जो मैक्सिमम कैप होगा वो दिएगा। टोटल सपोर्ट इनको 3.6 लाख तक का दिया जाएगा 18 मंथ्स के पीरियड तक के लिए। तो ये है हमारा एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम। सिंस ये निधि के अंदर आता है, तो निधि क्या है? निधि भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था, ठीक है ना, अंडर विच प्रोग्राम्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स, सीड फंडिंग, एक्सेलरेटर, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्रांट ऑफ इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन लॉन्च्ड। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटर्स जनरली वो टाइप की कंपनीज होती हैं जो किसी भी नए और स्टार्टअप वगैरह को हेल्प करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। निधि के अंडर ही एक और चीज़ है प्रयास। प्रयास की फुल फॉर्म होती है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग द यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर स्टार्टअप्स प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव किया गया था
इन विच एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है ना, आर सपोर्टेड बाय प्रयास ग्रांट टू सपोर्ट इनोवेटर्स ऑन विद द ग्रांट ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बिजनेस के बारे में बात की गई थी प्रयास के अंदर, ठीक है ना, यंग और एस्पायरिंग इनोवेटर्स को, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो निधि क्या है, प्रयास क्या है, EIR क्या है, इस टॉपिक में बस ये 3 चीज़ें जानने की थी। EIR, निधि, प्रयास, above said programs have been launched by Ministry of Science and Technology which comes under मतलब Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology. स्टेट टू डिक्लेयर 600 एकर्स ऑफ RA एज रिजर्व फॉरेस्ट, ये टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेटिव रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अनाउंस किया है कि 600 एकड़ का जो RA लैंड है ना संजय गांधी नेशनल पार्क के पास, उसको वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले इंस्टेंस में कि एक्सटेंसिव फॉरेस्ट को उन्होंने कुछ मेट्रोपोलिस एरिया के लिमिट्स के अंदर कहीं पर भी आप लोगों ने इतने बड़े एरिया को एज ए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से डिफरेंस कैसे होता है? एक रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर होता है, ठीक है ना। ये टर्म पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है ना, ये हमारा 1878 का जो एक्ट आया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, उसके ही प्रीवियस एक्ट के ऊपर ही बेस था, ठीक है। जब मेजर बात क्या करता है हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कि जंगल के अंदर किस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। टिम्बर का कैसे यूज़ करना है। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर एक टाइप की वुड होती है जिसको जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हर एक पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर पेड़ की लकड़ियाँ ही होती है जिनको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन सब के बारे में, फॉरेस्ट का जो बाकी प्रोड्यूस होता है उन सबको कैसे काम करना है, ये हर एक चीज़ हम लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर मेंशन की गई है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही है, ठीक है ना, कि कुछ ग्रांटेड प्रोटेक्शन मिलती थी उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। अनलाइक नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं ये डिक्लेयर की जाते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट के एरिया में वो आता है। प्रेजेंट में जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ना, इनमें एक पॉइंट होता है डिफरेंस का, ठीक है ना। वो बेसिकली ये होता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पर हंटिंग, ग्रेजिंग वगैरह जो होता है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर ही अलाउ होता है। वैसे तो अलाउ होता ही नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केस में अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है तो ही अलाउ किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें जनरली उन लोगों के लिए अलाउ होती हैं जो कम्युनिटीज़ उस जंगल में रह रही होती हैं, ताकि वो अपना वो लाइवलीहुड मेंटेन कर सकें, तो उनको ये चीज़ें अलाउड की हुई होती हैं। IFA 1927 ने डिफ़ाइन किया हुआ कि क्या कुछ प्रोसीजर होगा किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए। सारे के सारे प्रोसीजर कहाँ पर है? हमारे IFA 1927 के अंदर। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, कौन डिक्लेयर करता है, डिफरेंट कैसे होता है, और भी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ये थोड़ा लेंदी है, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आज के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए तो मे बी मैं इसको कभी दोबारा आता रहता है। ये नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बायोस्फीयर रिजर्व का ये टॉपिक आता रहता है। पहले भी करवा चुका हूँ, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम करवा दूँगा ये वाला मैं। लेकिन ये आप कर ज़रूर लेना, वैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे बहुत ही। लास्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ और उनका मैंडेट क्या है, न्यूज़ में क्यों है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लेकर, जिसको विकास बटालियन भी बोला जाता है, ठीक है ना, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रही है ये कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारा चाइना के साथ लद्दाख में, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स को थोड़ा सा पीछे धकेलने में और कुछ पर्टिकुलर की हाइट्स को ऑक्यूपाई करने में, इसलिए न्यूज़ में रही थी। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये SFFF क्या होता है। SFF को रेज़ किया गया था हम लोगों ने 1962 का सीनो इंडिया वॉर के बाद। सीनो इंडिया मतलब चाइना इंडिया वॉर के बाद, ठीक है। तो कुछ तिब्बतन्स को और कुछ गोरखास का मिक्सचर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसका नाम था एस्टेब्लिशमेंट 22 के अंदर। ये जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ही आता है, जिसको हेड करते हैं इंस्पेक्टर जनरल, इसको हेड करते हैं, जो कि आर्मी ऑफिस के अंदर एक मेजर जनरल के रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं। इसमें विमेन सोल्जर्स भी होती हैं, इसका पार्ट जो होती हैंगी। अब अगर तरीके से बोला जाए तो पहली बात तो इनको विकास बटालियंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आर्मी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो आर्मी के अंडर ही होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझने का है। 2-3 चीज़ें हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती हैं और ये आर्मी के अंदर ऑपरेशनल फंक्शन के अंदर होती हैं। विमेंस भी इसका पार्ट हो सकती हैं, ठीक है। चलो।
चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की न्यूज़ को। थैंक यू वेरी मच।